Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पर। साइकोलॉजी का ये 58वीं क्लास है। मित्रों, बड़ी ही आसानी से मैं आपको आज जो जेपी गिलफोर्ड का या जोई पॉल गिलफोर्ड का 3D मॉडल का सिद्धांत है, बड़ी ही आसानी से आपको मैं समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो मेरी गारंटी है, अगर इसमें से एक भी प्रश्न गलत हो जाए या बाहर निकल जाए। तो साथियों, शुरू करेंगे। जेपी गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत को दिया था, और ये जो जेपी का मतलब है जोई पॉल। जेपी का मतलब किससे है? जोई पॉल गिलफोर्ड से। इन्होंने साथियों ये सिद्धांत दिया था 1967 में, और रहने वाले थे अमेरिका के। तो इनके सिद्धांतों को, ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, पहले उसको देखेंगे। तो मित्रों, इसको बुद्धि का त्रिअंशीय सिद्धांत भी कहते हैं, इसको बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और संघ उत्पाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो मित्रों, ये उपनाम है। नॉर्मली इसको बुद्धि का 3D मॉडल या बुद्धि का 3D डायमेंशियल थ्योरी भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो 3D डायमेंशियल थ्योरी है, जो बुद्धि का 3D मॉडल है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जोई पॉल गिलफोर्ड या जेपी गिलफोर्ड के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, और 1967 में इस सिद्धांत को दिया गया था। साथियों, बिल्कुल इजीली समझेंगे। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें आयामों या विमाओं के रूप में देखा जाता है। देखिए, इसके पहले जो सिद्धांत आए थे, उन्होंने बुद्धि को अलग अलग भागों में बांट दिया, बुद्धि के अलग अलग तत्व बता दिए, बुद्धि के कि भाई हाँ ऐसे कार्य करते, उन्होंने अलग अलग कारक बताए थे। लेकिन जेपी गिलफोर्ड का क्या कहना है कि जो बुद्धि होती है, इसको आप खंडों में नहीं तोड़ सकते, बल्कि इन्हें आयामों या फिर विमाओं के रूप में देखा जाता है। और ये जो आयामों या जो विमाएं हैं, ये क्या होती है? देखो, इन्होंने इसके 3 प्रकार बताए हैं: संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। संक्रिया को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑपरेशन, विषय वस्तु को कहा जाता है कंटेंट्स, और उत्पादन को कहा जाता है प्रोडक्ट। तो साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जेपी गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितनी विमाओं या आयामों का प्रयोग किया है? तो 3: संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। इसके भी अलग अलग इनके भी प्रकार हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आने वाली है जो दिखने में आपने जब कहीं भी पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आया है, तो ये बिल्कुल इजीली मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथियों, इसको त्रिआयामी या त्रिअंशीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं: संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। संक्रिया मतलब ऑपरेशन, विषय वस्तु मतलब कंटेंट्स, और उत्पादन मतलब प्रोडक्ट्स। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि संक्रिया क्या होती है। तो संक्रिया का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में यदि आप मानसिक रूप से क्रिया करते हो, कैसे करते हो? मानसिक रूप से यदि आप क्रिया करते हो किसी भी चीज के बारे में, तो उसको ही संक्रिया कहते हैं। जैसे आप चिंतन करते हो ना, चिंतन, तो वो भी एक प्रकार की संक्रिया है। मानसिक रूप से क्रिया किसमें की जाती है? संक्रिया में की जाती है, जिसको ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब है जिस चीज के ऊपर आप मानसिक क्रिया कर रहे हो, उसको कहा जाता है विषय वस्तु। जैसे आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो ना दिमाग में, तो किसी के तो बारे में सोचोगे, आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसको ही विषय वस्तु या कंटेंट्स कहते हैं। तीसरा है उत्पादन। देखिए, आप किसी विषय वस्तु के प्रति मानसिक संक्रिया करते हैं, और उससे एक जो निष्कर्ष निकलता है, एक नई चीज आपके सामने आती है, उसको ही उत्पादन या प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं संक्रिया के बारे में। साथियों, संक्रिया को ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन, संक्रिया, मैंने नॉर्मली आपको बताया है, समस्या के प्रति की जाने वाली मानसिक क्रिया ही संक्रिया कहलाती है। आपके सामने कोई समस्या आती है
कोई सी भी बहुत सारी समस्या आती है, ऐसे तो है नहीं कि आपके सामने कोई समस्या नहीं आती है। कभी ऐसा हुआ क्या कि जीवन है, जीवन में समस्या सभी की आती है, तो आपके सामने भी आती होगी। तो उस समस्या के प्रति आप जो मानसिक क्रिया करते हो उसको ही संक्रिया या ऑपरेशन कहा जाता है। आशय समझ में आया होगा ये चीज कि नहीं आई? संक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नहीं आई तो डिसलाइक कर दो। नेक्स्ट, संक्रिया के भी 5 भाग होते हैं। भाई संक्रिया तो समझ में आई कि भाई मानसिक रूप से अपन जो चीजें सोचते हैं ना, जैसे आप कोई सवाल कर रहे हो और मेंटली कर रहे हो यार ये और वो, इतनी चीजें आपके दिमाग में चलती है, तो वो एक प्रकार की संक्रिया कहलाती है। अब संक्रिया के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं मित्रों। पहला भाग आता है संज्ञान। अब संज्ञान क्या होता है मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। संज्ञान को कहा जाता है कॉग्निशन। क्या कहा जाता है? कॉग्निशन। किसी भी वस्तु को आप पहचान लेते हो तो उसको ही संज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञान। कोई सी भी एक वस्तु, जैसे आपके सामने एक गाय आती है, ठीक है, एक गाय आती है, अब आपने तुरंत बोल दिया कि भाई ये गाय है, तो क्या कहलाएगा? वो संज्ञान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। आप एक बच्चे को आप पेन दो और उससे पूछो कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि सर ये पेन है। तो मतलब वो क्या है? संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है किसी वस्तु की पहचान करना या उसको पहचानना। तो ये तो है कॉग्निशन, जो संक्रिया का प्रथम भाग है। इसका दूसरा देखिए स्मृति। स्मृति को अंग्रेजी में कहा जाता है मेमोरी। तो मित्रों, भूतकाल की बातों को मस्तिष्क में रखना ही मेमोरी या स्मृति है। आपके दिमाग में, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी जो आपको आज तक भी याद है, ठीक है, जो आपको आज तक भी याद है। आपके सामने अगर वैसी ही सेम टू सेम या उससे मिलती जुलती कोई घटना घट जाती है तो आपको तुरंत बात वो याद आ जाती है। तो वो बात कहाँ सेव होती है? वो हमारी स्मृति में सेव हुई होती है। तो यदि कोई व्यक्ति भूतकाल की बातों को मस्तिष्क में रखता है तो वो किसका भाग है? स्मृति का। और स्मृति किसका भाग है? संक्रिया का भाग है। इसका जो तीसरा भाग आता है अपसारी चिंतन। देखो, अपसारी चिंतन को अंग्रेजी में कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट, डाइवर्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके खोजना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कोई भी आपको एक ईंट दे दे। क्या दे दे? एक ईंट दे दे आपको, और वो जो ईंट है आपसे कहा जाए कि ये ईंट क्या क्या काम आ सकती है, तो आप कहोगे कि भाई इससे मकान बनता है। बिल्कुल सही बात है। इस ईंट से आप किसी को मार भी सकते हो, ये भी सही बात है। इस ईंट को कहीं पे लगा के आप कोई जो साधन है वो आगे जा रहा है तो उसको रोक भी सकते हो। तो मित्रों, इस प्रकार से किसी एक समस्या का यदि अलग अलग कई हल निकाले जा सकते हैं तो उसको ही अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। आया होगा ना समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करना कि हाँ आ रहा है। नेक्स्ट, चौथा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो, अपसारी चिंतन तो क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अभिसारी चिंतन है कन्वर्जेंट थिंकिंग। मित्रों, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? समस्या का एक ही हल निकालना। आपके सामने कोई समस्या आती है और यदि आप उसका सिर्फ एक ही हल निकालते हो तो उसको ही अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रीट 2020 का जो पेपर है वो सामने आपके सामने आया। अब यहाँ पर कोई सा भी प्रश्न है, उसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको चारों में से एक विकल्प का चयन करना है। आपने प्रथम विकल्प को सही कर दिया तो बहुत सारी चीजों में से किसी एक का चयन करना ही अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। समस्या का एक हल निकालो तो वो तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, और आप समस्या के कई हल निकाल लो तो वो अपसारी चिंतन। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, अब आपको पता है कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, वहां से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ भी वहां भी। आपकी इच्छा है कि आप कहीं भी जा सकते हो समस्या का समाधान करने के लिए।
तो ये तो अपसारी चिंतन। लेकिन आप एक निश्चित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, तो वो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। इसका 5वां भाग है मूल्यांकन या इवेल्यूशन। किए हुए कार्य का मापन करना। आपने जो कार्य किया है वो कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मापन करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो मित्रों ये था संक्रिया। जो जेपी गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है उसमें प्रथम आयाम क्या है, संक्रिया या ऑपरेशन है। इसके 5 पार्ट है, संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छी तरह से इसको आप लिख भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु की तरफ। मित्रों विषय वस्तु की बात करूं मैं, तो विषय वस्तु को मैंने पहले भी बताया था कंटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटेंट। इसका संबंध उस सामग्री से होता है जिस पर बौद्धिक क्रिया की जाती है। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल। क्या देखो कह रहा है ना वो कि जो विषय वस्तु है या जो कंटेंट है उसका संबंध किससे होता है, जिस पर आप बौद्धिक क्रिया करते हो, जिस चीज पे आप सोचते हो। माइंडली आप मानसिक कार्य जिस पर कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, दिमाग में किसी चीज को लगातार चला रहे हो, तो जिससे संबंधित होती है वो जो सामग्री है उसको ही विषय वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल खरीदना है। अब मोबाइल खरीदना है आपको, तो आप सोचोगे कि यार कौन सा मोबाइल लूं, सोनी का लूं, सैमसंग का लूं, या फिर ओप्पो का लूं, या फिर आईफोन लूं, एप्पल का लूं, कैसा लूं। तो ये तो आपकी संक्रिया है, लेकिन आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप मोबाइल के बारे में सोच रहे हो। तो मतलब ये जो मोबाइल है ये क्या है, ये विषय वस्तु है। मतलब जिसके बारे में मानसिक क्रियाएं या बौद्धिक क्रियाएं की जाती है उसको ही विषय वस्तु कहते हैं। आया समझ में, आ रहा है ना समझ में, बताना जरूर है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, विषय वस्तु के 4 प्रकार होते हैं। देखो संक्रिया कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की थी, और विषय वस्तु कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। तो एक एक प्रकार में अच्छी तरह से बताने वाला हूं आपको। पहला आता है विषय वस्तु आकृतिक। आकृतिक को कहा जाता है फिगरल। क्या कहा जाता है, फिगरल। तो जो आकृतिक विषय वस्तु होती है मित्रों, वो किसी भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझी गई मूर्त सामग्री जिसके बारे में सोचा जाता है। अब देखो विषय वस्तु आएगी तो उसके बारे में सोचेंगे। विषय वस्तु चाहे कोई से भी प्रकार की हो, लेकिन उसके बारे में तो सोचेंगे, तभी तो विषय वस्तु बनेगी। तो आप किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझते हो, तो वो जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिस मूर्त सामग्री को आप समझते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, उसको ही आकृतिक या फिगरल विषय वस्तु कहते हैं। इसके द्वारा चित्रों पर चिंतन किया जाता है। चित्रात्मक चिंतन आकृतिक विषय वस्तु के अंतर्गत किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, वो घूमने गया कहीं पर भी। अब वो घूमने गया तो वहां पर उसने बहुत सारी पिक भेजी उसकी, तो आप पिक भेजते ही कि वाह यार कितनी शानदार जगह है, वहां तो कितना मजा आ रहा होगा, वहां क्या क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कोई सोचता है तो ऐसी विषय वस्तु को आकृतिक विषय वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट विषय वस्तु का दूसरा प्रकार है मित्रों प्रतीकात्मक या सांकेतिक या सिंबलिक, जिसको कहा जाता है, सिंबॉलिक जिसको कहते हैं। प्रतीकात्मक या सांकेतिक विषय वस्तु किसी चीज को चिन्ह के रूप में यदि आप पहचानते हो तो जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह वाली विषय वस्तु को ही प्रतीकात्मक या सांकेतिक या सिंबॉलिक विषय वस्तु कहते हैं। जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ये क्या है, ये प्रतीकात्मक विषय वस्तु है या सांकेतिक विषय वस्तु है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं 5/5, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा 1। तो भाई 1 ही क्यों आया, यहां पर अगर मैं 5 × 5 कर देता हूं तो आपका उत्तर रहेगा 25, और यहां पर अगर मैं 5 + 5 कर देता हूं तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा 10। तो ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपको प्रतीकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। तो मित्रों किसी चीज का जो चिन्ह होता है, जो संकेत होता है, यदि आप उसको पहचान लेते हो तो जो संकेत या चिन्ह है उसको ही प्रतीकात्मक या सांकेतिक विषय वस्तु कहते हैं। आशय समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट विषय वस्तु का तीसरा प्रकार है शाब्दिक या वर्बल विषय वस्तु।
जो शब्दों से संबंधित विषय वस्तु हो उसको ही शाब्दिक या वर्बल विषय वस्तु कहते हैं। कोई सा भी एक शब्द है, यदि आप उस पर चिंतन करते हो तो ऐसी विषय वस्तु को शाब्दिक या वर्बल विषय वस्तु कहते हैं। और जो चौथा और अंतिम प्रकार आता है विषय वस्तु का, वो आता है व्यवहारिक या, तो साथियों जो व्यवहारिक या बिहेवियर जो विषय वस्तु होती है वो सामाजिक व्यवहार पर आधारित होती है। व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करता है, उस व्यवहार के ऊपर यदि कोई सोचता है, ठीक है, किसी के व्यवहार सामाजिक व्यवहार को देख करके कोई संक्रिया चलती है मन में, तो उसको ही व्यवहारिक विषय वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा लड़ता है झगड़ता है। अब वहां पर क्या होता है, कोई भी उसके बारे में लड़ते झगड़ते देख करके कि अरे यार ये तो बड़ा बुरा इंसान है, ये तो बहुत ही खराब व्यक्ति है, ये तो बिल्कुल लड़ता झगड़ता रहता है, तो उसके व्यवहार को देखकर ऐसा सोचा जा रहा है। वो जो सोचा जा रहा है वो तो संक्रिया है, लेकिन उसके व्यवहार जो उसका दिख रहा है उसको व्यवहारिक विषय वस्तु या बिहेवियर विषय वस्तु कहा जाता है। तो आशा है आपको विषय वस्तु के 4 प्रकार भी समझ में आए होंगे। और अब इसमें तीसरा जो आयाम आता है वो कहलाता है उत्पाद या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु के प्रति की गई संक्रिया का परिणाम। देखो आप किसी विषय वस्तु की जो कोई भी एक विषय वस्तु है उसके प्रति कोई सी भी संक्रिया कर रहे हो, संक्रिया मतलब अब उसके प्रति सोच रहे हो, तो उससे जो परिणाम निकल रहा है, उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको ही उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, आपको एक पेन बताया जाता है, क्या बताया जाता है, पेन। अब आप उसके बारे में सोचते हो कि यार ये तो बड़ा ही सुंदर पेन है, इससे तो लिखावट भी बहुत अच्छी होती है, और ये जो पेन है इस पेन में तो क्या होता है, जो लिखते हैं वो शब्द बड़े ही क्लियर दिखते हैं। ये तो आपकी संक्रिया है। ये पेन क्या है, ये पेन आपका विषय वस्तु है, लेकिन आप एक मन में एक ये चीज आ गई कि हाँ यार ये पेन बड़ा अच्छा होता है, एक रिजल्ट निकलना, मतलब एक रिजल्ट जो निकलता है, विषय वस्तु के प्रति आप कोई क्रिया करते हो और उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको ही उत्पाद या प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। आया थोड़ा समझ में कि नहीं आया? आया हो तो यार लाइक कर दो अभी वीडियो को, ठीक है, भूल जाते हो आप बीच बीच में, और मैं आपको इसीलिए याद दिलाते रहता हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को भी, आपका खुद का ही चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों उत्पाद के 6 प्रकार है। देखो भाई उत्पाद के कितने प्रकार है, 6। जो अपन ने सबसे पहले संक्रिया पढ़ी थी उसके 5 प्रकार पढ़े, फिर अपन ने पढ़ी थी विषय वस्तु, इसके 4 प्रकार पढ़े, फिर आप पढ़ रहे हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, इसके 6 प्रकार है। तो इन 6 प्रकारों को देखेंगे मित्रों। पहला प्रकार आता है इकाई या यूनिट। इकाई या यूनिट क्या होता है, देखिए, दृश्य श्रव्य व प्रतीकात्मक इकाई जिससे शब्दों के अर्थ के ज्ञान को समझा जाता है। कि कोई सी भी दृश्य वस्तु हो, श्रव्य वस्तु हो, प्रतीकात्मक इकाई हो, अगर उससे आप शब्दों के अर्थ का ज्ञान समझ लेते हो तो उसको ही इकाई कहा जाता है। मैं इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप एक मूवी देखने गए, मूवी का नाम था दबंग 3, ठीक है, कोई सी भी एक मूवी हो सकती है। अब आपने उसमें कुछ सीन भी देखे, उसमें कुछ गाने भी सुने और उसमें कुछ इशारे भी देखे। इशारे मतलब सब समझते हैं कि इशारे फिल्मों में कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से आपके मन में एक निश्चित ये एक इकाई बन जाती है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, इस पिक्चर में ये हुआ था, उस इशारे का मतलब ये था, उस गाने का मतलब ये था, उस दृश्य का मतलब ये था। तो परिणाम आपके सामने निकल आया और ऐसे परिणाम को ही इकाई या यूनिट के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है मित्रों वर्ग। वर्ग को कहा जाता है क्लास। क्या कहा जाता है वर्ग को अंग्रेजी में? क्लास कहा जाता है। शब्दों या विचारों को वर्गीकृत करने की योग्यता। आप किसी भी शब्द या विचारों को अगर अलग अलग कर सकते हो तो इसको ही वर्ग कहेंगे। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इधर कोई भी नाम है, एक जैसे एक व्यक्ति का नाम है मोहन, तो कहा कि भाई मोहन इधर आओ, ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम है सोहन और उसको ए सोहन इधर आ जल्दी। तो इस प्रकार से कि सोहन इधर आओ, सोहन इधर आ जल्दी, वहां क्या कर रहा है, जल्दी आ इधर। तो इस प्रकार से
अगर फिर वो जो सोहन है वो समझ जाएगा कि यार पहले में तो मुझे प्यार से बुला रहे थे, दूसरे में तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इनको। तो इस प्रकार से आप यदि शब्दों या विचारों को वर्गीकृत कर सकते हो तो उसको ही वर्ग कहा जाता है। मित्रों, इसका तीसरा प्रकार है संबंध। संबंध को कहा जाता है रिलेशन। रिलेशन या संबंध क्या होता है? जो परिणाम या उत्पाद है, इसमें विचारों, वस्तुओं, शब्दों के बारे में संबंध समझने की योग्यता जो होती है उसको ही संबंध कहते हैं। तो विचारों, वस्तुओं और शब्दों के बारे में संबंध कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं पर किसी के घर में गए, अब आप वहां पर घर में जाते हैं, आपको एक काला कोट दिखता है। कैसा कोट दिखता है? आपको एक काला कोट दिखता है। उस जो काला कोट है उसके साइड में आपको बहुत सारी कोर्ट की किताबें दिखती है और एक अच्छा सा एक केबिन दिखता है। तो आप एक क्या अनुमान लगाओगे कि यार ये जो घर है ये किसी वकील का घर है। तो मित्रों, ऐसे ही विचारों, वस्तुओं और शब्दों के बीच में आप यदि संबंध ज्ञात करने लग जाओ तो उसको ही संबंध या रिलेशन कहा जाता है परिणाम में। नेक्स्ट चौथा प्रकार आता है संगठन। संगठन या सिस्टम क्या होता है? शब्दों, विचारों, वस्तुओं के बारे में औपचारिक रूप से सोचना। औपचारिक रूप से सोचना मतलब हर तरीके से सोचना किसी भी शब्द, विचार या तथ्यों या वस्तुओं के बारे में कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, बुरी है, खराब है, घटिया है, इतनी समय तक चलेगी, मेरे क्या नुकसान होगा, मेरा क्या लाभ होगा, इत्यादि। अगर इतना ज्यादा सोचा जाता है औपचारिक रूप में तो उसको ही संगठन या सिस्टम कहा जाता है। पांचवा प्रकार आता है मित्रों रूपांतरण या प्रत्यावर्तन प्रणाली, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? संख्या, वस्तु या कॉन्सेप्ट का स्थान परिवर्तन यदि आप करने लग जाओ, कोई सी भी संख्या है, वस्तु है या कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, यदि आप उसका स्थान परिवर्तन करने लग जाओ तो उसको ही रूपांतरण या प्रत्यावर्तन प्रणाली या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका अंतिम प्रकार आता है निहितार्थ प्रणाली, इसको इम्प्लीकेशन कहा जाता है। वर्तमान जानकारी को भविष्य तक बढ़ाने की योग्यता को ही निहितार्थ प्रणाली कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अभी आपको जो ज्ञान है, ठीक है, अभी आपको जो ज्ञान है, इस ज्ञान को यदि आप आगे के भविष्य में काम लेते हो तो उसको ही निहितार्थ प्रणाली के माध्यम से जाना जाता है। जैसे आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, अब ये जो रीट की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो साइकोलॉजी में आपने जो चैप्टर पढ़ा है और अगर वही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करोगे? अरे यार ये तो इसमें तो ऐसा है, तो आप तुरंत उसको सही कर दोगे। तो इसको ही क्या कहा जाता है? निहितार्थ प्रणाली या इम्प्लीकेशन, वर्तमान जानकारी को भविष्य तक बढ़ाने की योग्यता। तो मित्रों ये तो सिद्धांत था, लेकिन प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बनने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार इन तीनों आयामों, कौन कौन से तीन आयाम थे? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन कहा जाता है। विषय वस्तु को कंटेंट कहते हैं और उत्पाद, मित्रों उत्पाद को कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों आयामों से मिलकर बुद्धि का जो मॉडल तैयार होता है उसमें कुल 5 × 4 × 6 बराबर 120 कोश बनते हैं। मैंने देखिए थंबनेल लगा रखा है, उसमें जो कोश है वैसे कोश बनते हैं। जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, देखने में ये कोश जो होते हैं ये देखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसे नजर आते हैं। इन कोशों में मानसिक योग्यताएं भरी होती है। क्या भरी होती है? मानसिक योग्यता इनमें भरी होती है। तो मित्रों पिछली बार क्या सॉरी रीट 2016 का जो एग्जाम हुआ था वहां पर प्रश्न आया था गिलफोर्ड के जो सिद्धांत उसमें कुल कोशों की संख्या कितनी है, तो वहां पर राइट आंसर माना गया था 120। बहुत सी जगह आपको 150 भी मिलेंगे, बहुत सी जगह आपको 180 भी मिलेंगे। क्यों मिलते हैं और ये राइट है या 120 राइट है ये भी मैं बताने वाला हूं। तो साथियों देखो, आपने संक्रिया 5 प्रकार की पढ़ी है, विषय वस्तु 4 प्रकार की पढ़ी है और जो उत्पाद है 6 प्रकार के पढ़े हैं। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहां पर 120 कोश बन जाते हैं। और ये 120 कोश कैसे होते हैं दिखने में? मधुमक्खी के छत्ते जैसे ये 120 कोश होते हैं। तो साथियों अब देखिए, इन कोशों में मानसिक योग्यताएं भरी होती है, किंतु बुद्धि के इस मॉडल में अभी
अभी वर्तमान में 80 कोष ही भरे हैं और अभी भी 40 कोष खाली है। देखो 120 कोष जेपी गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। कितने? 120 कोष। इनमें से 80 कोष तो भरा रहे बुद्धि से, लेकिन 40 कोष क्या है? अभी भी रिक्त है। यह बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। स्टार कर लो, लिख लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद रख लो कि सबसे बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है? 3D मॉडल या जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत। साथियों, अब मैं बात करने वाला हूं इस 120, तो आपका 100% करेक्ट राइट आंसर है। आंखें बंद करके लगा देना, आंखें बंद करके, कि गिलफोर्ड ने कितने बताए? 120 बताए, लेकिन कब बताए? 1967 में बताया था ये। अब देखिए इसमें कुछ चेंजेस हुआ कि गिलफोर्ड ने 1987 में बुद्धि का एक और मॉडल तैयार किया, जिसमें विषय वस्तु की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी। अब देखो विषय वस्तु तो पहले 4 थी, अब कितनी कर दी? संख्या बढ़ाकर 6 कर दी। इस प्रकार बुद्धि के नए मॉडल में, कब दिया था ये नया मॉडल? 1987 में। कुल 5 तो संक्रिया, 6 विषय वस्तु और 6 उत्पाद। 5 × 6 × 6 5 छंगे 30, 3 छंगे 18, 180 कोष निर्मित हुए, किंतु बुद्धि का यह मॉडल मान्य नहीं हुआ। तो साथियों 1987 में इन्होंने एक नया बुद्धि का मॉडल दिया था। उसमें इन्होंने क्या किया था? विषय वस्तु की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी और जो कुल कोष है वो 180 कर दिए, लेकिन ये मान्य नहीं हुआ। अतः अगर प्रश्न आता है कि 1987 का गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उसमें कुल कोष कितने थे, तो वहां पर 180 रहेगा, लेकिन नॉर्मली पूछे तो वहां पर 120 ही रहेगा, 100%। याद रखना इसको। मित्रों, यह मॉडल मान्य नहीं हुआ था, इसीलिए इसको गलत मान लिया गया है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने 1988 में बुद्धि का एक और मॉडल तैयार किया, जिसमें विषय वस्तु की संख्या 5 कर दी। अब पहले 1987 में तो क्या किया था? विषय वस्तु की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी थी, लेकिन जब वो मान्य नहीं हुआ तो इन्होंने 1988 में एक विषय वस्तु कम कर दी और विषय वस्तु की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इस प्रकार ये जो बुद्धि का जो मॉडल है उसमें 5 तो संक्रिया, 5 विषय वस्तु और 6 उत्पाद। 5 × 25 × 6 150 कोष निर्मित हो गए, किंतु यह मॉडल भी मान्य नहीं हुआ। तो साथियों मतलब जो बाद में मॉडल दिए गए थे ये दोनों मॉडल मान्य नहीं हुए, इसलिए राइट आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 120 ही माना है। 1988 का पूछे तो 150 लगाना है, 1987 का पूछे तो 180 कोष लगाना है। आशा है ये सिद्धांत आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।